एकजुट विपक्ष के बावजूद 2024 जीतना आसान नहीं। 224 सीटों पर बीजेपी के 50% से ज्यादा वोट। विपक्षी एकता का इतिहास भी अच्छा नहीं रहा। बेंगलुरु में सोमवार से विपक्षी एकता की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन सिर्फ मेल मुलाकात और डिनर हुआ, लेकिन बाकी महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा मंगलवार को होगी। इसमें 26 पार्टियों के टॉप लीडर्स ने शिरकत की। मकसद एक ही है, एकजुट होकर 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना। विपक्ष का गणित है कि 2019 में बीजेपी को 45% वोट मिले थे। पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट अपने पाले में कर लेगा और सरकार बन जाएगी। लेकिन ये इतना सीधा गणित नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 38.5% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 45% वोट मिले थे। 2014 में 61.5% और 2019 में 55% वोट कांग्रेस समेत अन्य सभी छोटे बड़े विपक्षी पार्टियों के खाते में गए थे। विपक्षी एकता के पीछे सीधा फॉर्मूला है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एक हो जाए तो वो 55% सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी के कैंडिडेट के सामने विपक्ष का एक कैंडिडेट ही उतारा जाए। इसी फॉर्मूले पर सहमति के लिए पिछले महीने पटना में बैठक हुई थी और अब बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियां मिल रही हैं। आम आदमी नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही दिल्ली लौट गए थे। इस बैठक में देश के 6 प्रमुख क्षेत्रीय दलों बसपा, बीजेड, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, बीआरएस और जेडीएस नहीं थे। विपक्षी एकता का इतिहास देखें तो इमरजेंसी के बाद जनवरी 1977 में उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया। 23 जनवरी 1977 में विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। विचारधारा में भिन्नता के बावजूद जयप्रकाश नारायण के सुझाव पर सभी एकजुट हुए। इन दलों का मकसद था कि एकजुट तरीके से इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करना। विपक्षी दलों ने हर सीट पर इंदिरा गांधी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। 24 मार्च 1977 को 81 साल के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपसी टकराव की वजह से सिर्फ 3 साल के अंदर सरकार गिर गई। 1989 में राजीव गांधी को हराकर वीपी सिंह पीएम बने। 1989 के लोकसभा चुनाव में 2 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में थी, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। इसी वक्त कई फ्रंट बने। नेशनल फ्रंट मुख्य रूप से जनता दल और भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आने से बना था। आंध्र प्रदेश टीडीपी, तमिलनाडु में डीएमके और असम में असम गण परिषद ने नेशनल फ्रंट का नेतृत्व किया। नेशनल फ्रंट को लेफ्ट फ्रंट का भी समर्थन प्राप्त था। वामपंथी नेता पी उपेंद्र इस फ्रंट के महासचिव थे। परिणाम ये हुआ कि 1989 के चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की करारी हार हुई। वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने 143 सीटें जीती। नेशनल फ्रंट की बाकी पार्टियों ने कुछ कमाल नहीं दिखा सकी। बाकी दलों के समर्थन से नेशनल फ्रंट बनकर सरकार बनाने में सफल रही और 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि 12 महीने के बाद ही आपसी गतिरोध की वजह से सरकार गिर गई। 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 में बीजेपी की लहर भी ज्यादा थी। बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 2019 में 303 सीटें जीती। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी चुनाव में हराया, लेकिन सबसे बड़े गढ़ यूपी में बीजेपी की 2014 के मुकाबले 9 सीटें घट गई। यूपी में बीजेपी की सिर्फ सीटें ही नहीं घटी, बल्कि वोट का अंतर भी कम हो गया। इसकी वजह थी 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन। 2024 में बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा, जितना कागज पर दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार इसकी 3 वजह बताते हैं। पहली कि बीजेपी विरोधी संयुक्त विपक्ष का चेहरा कौन होगा। दूसरा, इसका संयोजन या समन्वयक कौन होगा। तीसरी कि यदि ऊपर की दोनों चीजें हो भी जाएं तो सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। हालांकि इनके बदहाल रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में इनके मतभेद बहुत तीखे हैं।
वहां पर इन तीन पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग बहुत मुश्किल होगी। सीट शेयरिंग का कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए पिछले लोकसभा चुनाव को मानदंड माना जाएगा या विधानसभा चुनाव के वोट शेयर को। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के संबंध में पहले से ही खटास है। पिछले 4 साल में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए से 3 बड़े दल जेडीयू, अकाली दल और यूनाइटेड शिवसेना अलग हो गए। उसे नए सहयोगियों की तलाश है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें एनडीए का कुनबा बढ़ाने की बात हुई। पंजाब में अकाली दल और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से बात कर रही है। बिहार में भी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ला चुकी है। जल्द ही मुकेश सहनी की पार्टी को भी एनडीए में शामिल कर लेगी। यानी जब महादलितों और पिछड़ों की ये तीनों ताकतें निकल जाएंगी तो महागठबंधन कितना महा रह जाएगा। विपक्षी एकता के बीच 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की भी बैठक है। देखना होगा कि किसका पलड़ा कितना भारी है।